नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तान्या है। उम्र 25 साल। उमापुर की इस ऐतिहासिक और पुश्तैनी हवेली की बहू हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी इस दूधिया रंगत, चंचल आँखों और इस गोलमटोल भरे पूरे बदन में एक ऐसा अनजाना सम्मोहन है जो सीधे देखने वाले के दिल को छू जाता है और पूरे जिस्म में एक अजीब सी सिहरन जगा देता है। मेरी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है, पर इस चढ़ती जवानी और भरे पूरे अंगों की कसी हुई कशिश ने इस शांत माहौल को हमेशा के लिए एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है। मेरा यह रसीला और मांसल शरीर, मेरी पतली कमर और जब मेरी साड़ी का पल्लू कंधे से बार बार सरकता है तो देखने वाले की सांसें वहीं थम जाती हैं। उमापुर का यह इलाका वैसे तो हमेशा शांत रहता था, पर अगहन के महीने की एक ऐसी कड़कड़ाती ठंड और कोहरे की घनी चादर आई जिसने हमारी हवेली के भीतरी कमरे के भीतर सस्पेंस और एक कड़े नियम का ऐसा खेल शुरू किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वही सबसे गहरी, अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा बदन किसी ढली हुई मूरत जैसा है, जिसे इस गठीली जवानी ने और भी ज्यादा मांसल, गोलमटोल और निखरा हुआ बना दिया हो। 25 साल की इस उम्र में मेरा अंग अंग पूरी तरह से भरा पूरा और कसी हुई काया वाला हो चुका है। मेरी कमर इतनी लचकदार और कटीली है कि जब मैं रात के काम करने के लिए थोड़ा सा भी आगे झुकती हूँ तो मेरी महीन सूती साड़ी के नीचे की गहरी नाभि साफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। मेरी दूधिया रंगत जब रात के सन्नाटे और अंगीठी के मध्यम उजाले में चमकती है तो देखने वाले का दिल पूरी तरह बेकाबू होने लगता है। अगहन की इस कड़कड़ाती ठंड के बावजूद मैंने एक गहरे सिंदूरी रंग की बेहद कसी हुई चोली पहन रखी थी, जो मेरी तनी हुई छाती और उभरे हुए अंगों को बड़ी मुश्किल से छुपा पा रही थी। रात के सन्नाटे और ठंड की नमी के मारे मेरे लंबे काले बाल पूरी तरह खुले थे और मेरी गोरी पीठ पर कोहरे की धुंध के साथ बलखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ थे मेरे चचेरे जेठ रणवीर सिंह। वे सरपंच के बड़े बेटे और बेहद कड़क, रोबीले स्वभाव के व्यक्ति थे। पंचायत के बड़े फैसलों और हवेली के अनुशासन को संभालने के कारण उनका शरीर लंबा, चौड़ा, गठीला और राजसी रोब से भरा हुआ था। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी, तीखी और खोजी नजर रहती थी, जो जब भी मुझ पर पड़ती मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी आग सुलगा देती थी। उनके बदन से एक अजीब सी तीखी, मर्दाना खुशबू आती थी, जो कड़क इत्र, हुक्के के धुएं और जमींदारी मिजाज का एक ऐसा मिश्रण थी जो किसी भी प्यासी रूह को बेचैन कर दे। उनका वह रोबीला अंदाज और अपने कड़े नियम को थोपने की उनकी जिद इस सुनसान रात के सन्नाटे में और भी ज्यादा खतरनाक और आकर्षक लग रही थी। उमापुर गांव इस समय पूरी तरह से अगहन की कड़कड़ाती ठंड और कोहरे की घनी चादर की आगोश में लिपटा हुआ था। रात के करीब 10 बज चुके थे और चारों तरफ घने कोहरे और कप्पी के बीच एक अजीब सा रहस्यमयी माहौल पसरा हुआ था। इसी बीच पंचायत की एक बहुत बड़ी और विशेष बैठक के सिलसिले में मेरे पति और घर के बाकी सभी बुजुर्ग पुरुष सदस्य गांव की मुख्य चौपाल पर गए हुए थे, जिसके कारण वे रात भर लौटने वाले नहीं थे। हवेली के बाकी नौकर चाकर भी भारी ठंड के कारण अपने कमरों में सो चुके थे। इस विशाल और पुरानी हवेली के भीतरी कमरे में इस समय सिर्फ मैं और अपने नियमों के नशे में रहने वाले मेरे चचेरे जेठ रणवीर सिंह अकेले थे। हवेली के भीतरी कमरे की अंगीठी में कोयला डालने और शाल सहेजने की तैयारी चल रही थी। उस जलती हुई अंगीठी के पास झुककर कोयले को सहेजने और बदन पर ढीली होती शाल को ठीक करने के लिए मैं आगे की तरफ झुकी। पूरे कमरे में अंगीठी के कोयले की सोंधी महक और अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे सिर्फ कड़कड़ाती हवा की सरसराहट और मेरी ही सांसों की थिरकन तोड़ रही थी। ऐसे माहौल में जब दो जिसमें एक सूने कमरे में इस अगहन की सर्द रात में अकेले हों तो सस्पेंस का बढ़ना लाजमी था। अगहन की रात की कड़कड़ाती ठंड और भीतर की घबराहट से मेरा पूरा बदन पसीने की छोटी बूंदों के साथ सुलग रहा था। मैं अंगीठी के पास आगे की तरफ झुककर उस भारी शाल को सहेजने का पूरा प्रयास कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक हल्की और गंभीर धमक सुनाई दी।
रणवीर सिंह हवेली के कड़े नियमों की आड़ में अपनी भारी शाल की ओट से निकलकर बिल्कुल शांत कदमों से ठीक मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। उनका चौड़ा सीना इस मध्यम रोशनी में और भी विशाल लग रहा था। छोटे की बहू, अगहन की इस कड़कड़ाती ठंड में अकेले इस भीतरी कमरे की अंगीठी को सुलगाना और ये भारी कोयला डालना तुम्हारे इन कोमल हाथों के बस का नहीं। उन्होंने अपनी गहरी, कड़क और रोबीली आवाज में पूछा, लेकिन उनकी आंखों की गंभीर नजर सीधे मेरी कटीली कमर और आगे झुकने के कारण साड़ी के नीचे से झलकती मेरी गहरी नाभि पर टिकी थी। बस जेठ जी, मैं इसे ठीक ही कर रही हूँ ताकि कमरे की ठंडक कम हो सके, मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा और दोबारा आगे झुकी। तभी अचानक खिड़की से आए ठंडी हवा के एक झोंके से सूती साड़ी का पल्लू और शाल मेरे कंधे से पूरी तरह सरक गए और घबराहट के मारे मेरी सांसें भारी हो गई। आह! मेरे मुंह से एक तीखी सिसकारी निकल गई। घबराहट और सिहरन के मारे मेरा पूरा बदन तड़प उठा। रणवीर सिंह ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर मदद के बहाने अपनी भारी शाल की ओट बढ़ाई और मुझे पीछे से अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया। उनके हाथ की पकड़ इतनी तनी हुई, चतुर और गठीली थी कि मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। उनके इस अचानक छुअन से मेरे पूरे जिस्म में एक अनजानी बिजली दौड़ गई। उन्होंने अपने कड़े नियम और अधिकार के आगे घुटने टेकते हुए अपनी भारी शाल की ओट से आकर मेरे गोलमटोल बदन को कस लिया और अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया। मेरा भरा पूरा गोरा बदन उनकी कड़क काया की गर्मी के भीतर चिपक गया, जिससे मर्यादा की दहलीज कांपने लगी। कहा, ध्यान रहता है आपका? देखो, इस सर्द रात में भी आपका बदन कैसा भीतर से तड़प कर सुलग रहा है, उन्होंने बेहद करीब आकर कहा। उनकी सांसों की गर्म तपिश सीधे मेरे चेहरे और गर्दन पर पड़ रही थी। उनके हाथों का वह खुरदरा और मजबूत एहसास मेरी नाजुक त्वचा पर इस कदर रगड़ खा रहा था कि मेरी आंखें मदहोश होने लगी। मेरा पल्लू और शाल पूरी तरह फर्श पर गिर चुके थे और मेरी तनी हुई काया उनके चौड़े सीने की गर्मी से पिघल रही थी। मैं अंदर से पूरी तरह बेकाबू और बेचैन होने लगी थी, पर शर्म और लोकलाज के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। जेठ जी, छोड़िए मुझे, ये कमरा बहुत भीतरी और सुनसान है। आप इस रात का बढ़ता हुआ दबाव और मेरा ये रूप संभाल नहीं पाएंगे। मैंने हांफते हुए अपने बदन को थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश की, जहां उनकी उंगलियों का जोर मेरी कमर पर बढ़ता जा रहा था। रणवीर सिंह ने मुस्कुराते हुए मेरी कलाई को और कस लिया। उनकी आंखों में एक अलग ही सस्पेंस था। बहू, जो हवेली और जो कानून जितना कड़ा और रसीला होता है, उस पर इस रणवीर सिंह का नियंत्रण और कड़ा नियम उतना ही पक्का होता है। तुम अभी नादान हो। तुम्हें नहीं पता कि इस अगहन की रात में जब तक भीतरी आग न सुलगे, तब तक इस सूने बदन की ठिठुरन को चैन नहीं मिलता। पर जेठ जी, बाहर चाहे जितनी भी कड़कड़ाती ठंड या कोहरा हो, इस घर की मर्यादा की छाव को छोड़ना ठीक नहीं। चौपाल से फैसला निपटाकर सब लोग लौट ही आएंगे। कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा, मैंने अपनी भीगी पलकों को झुकाते हुए कहा, जबकि मेरा मांसल बदन उनके चौड़े सीने की गर्मी से सुलग रहा था। जब इस हवेली का कानून और नियम आखिरी हो बहू, तो इस कड़क मिजाज का बढ़ना लाजमी है। इस सन्नाटे में जब तक सही जगह पर सही जोर न लगाया जाए, तब तक ये तड़प शांत नहीं होती। बस आपको इस पहरे में पूरी तरह ढलना आना चाहिए। उन्होंने मेरी कमर को थोड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जिससे मेरी कसी हुई चोली उनके ठीक सामने आकर और भी तन गई। कमरे का वह मध्यम सन्नाटा और अंगीठी की दहकती आग अब हम दोनों की बढ़ती बेचैनी की गवाह बन रहे थे। जेठ साहब का वह मांसल और कड़क हाथ अब धीरे धीरे मेरी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच चुका था, जहां सूती साड़ी का कपड़ा मेरी गोरी त्वचा से पूरी तरह चिपक गया था। इस मदहोश रात के मौसम में भी मेरे बदन से पसीने की छोटी छोटी बूंदें मिलकर मेरी गहरी नाभि में जाकर समा रही थीं। मेरी गोरी और भरी पूरी काया इस समय डर और तड़प के एक अनोखे मिश्रण से सुलग रही थी। जब उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरी चोली के बंद को धीरे से सहलाया, तो मेरे मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। मैं बुरी तरह कांपने लगी। उनका वह मर्दाना और रोबीला अंदाज मुझे अंदर तक झकझोर रहा था।
उस कोने का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया हो। हवा में एक अजीब सी मदहोशी घुल चुकी थी। मेरी पतली कमर में एक अजीब सी लचक पैदा हो रही थी, जो मुझे बार बार उनके और करीब खींच रही थी। वह मुझे अपनी मजबूत बाहों में दबोचने ही वाले थे कि तभी अचानक मेज पर रखा पीतल का एक भारी लोटा हवा के झोंके और कंपन से जोर से फर्श पर रगड़ खाता हुआ गिरा। सस्पेंस और डर के मारे हम दोनों एकदम से अलग हो गए। मैं हाफती हुई कमरे के भीतरी कोने की तरफ भागी और वह अपनी शाल को दुरुस्त करते हुए गहरी सांसें भरने लगे। रात के 10:30 बज चुके थे, पर इस भीतरी कमरे के भीतर का अंधेरा और उमस और भी गहरी हो गई थी। मैं घबराहट में भीतर खड़ी अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बदन में वही अनकही तपिश बरकरार थी। तभी अचानक चचेरे जेठ रणवीर सिंह ने आगे बढ़कर उस भारी कमरे के मुख्य सागौन के किवाड़ को अंदर से बंद कर दिया और लोहे की भारी कुंडी चढ़ा दी। सस्पेंस अपने चरम पर था। कमरे में केवल रोशनदान से आ रही कोहरे की एक पतली, धुंधली लकीर थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती को चीरकर बाहर आ जाएगा। तान्या, इस बंद कमरे का रहस्य बहुत गहरा है। मैं अब और खुद को इस प्यास और इस कड़े नियम के पीछे रोक नहीं सकता, उन्होंने भारी और कड़क आवाज में कहा और सीधे मेरे करीब आकर मुझे लोहे की भारी तिजोरी के सहारे सटा दिया। उनके मजबूत, कसरती हाथों ने मेरे दोनों कंधों को दबोच लिया। उनके हाथ मेरी गोरी और पसीने से भीगी त्वचा पर रेंगने लगे। हमारे बदन एक दूसरे से पूरी तरह लिपट गए। उनकी चौड़ी छाती का दबाव जब मेरे भरे पूरे अंगों पर पड़ा तो मैं पूरी तरह मदहोश होकर कराहने लगी। हमारे कपड़ों की सरसरायत और भारी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उनका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया कि उनके होठों की गर्मी मेरी सांसों को सोखने लगी। जिस्म की यह आग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने ही वाली थी। दोनों बदन पूरी तरह पसीने से नहा चुके थे और मर्यादा की सारी दीवारें टूटने ही वाली थीं कि तभी अचानक तिजोरी के ऊपर रखा हमारे कुलदेवता का पवित्र चित्र, इस हवेली का पुश्तैनी न्यायपत्र और रणवीर सिंह के स्वर्गीय दादाजी, मेरे सगे दादा ससुर जी, की गंभीर तस्वीर फर्श पर गिर गई। उस पावन चित्र, बड़ों के आशीर्वाद और इस खानदान के अटूट विश्वास पर रोशनदान से कौंधी बिजली की एक तेज किरण पड़ी, जिसने समाज में मर्यादा और सच्चाई की मिसाल देने वाले एक जिम्मेदार जेठ और भावी सरपंच होने के नाते उनके फर्ज, परिवार के अटूट विश्वास और हमारी हवेली की कुल मर्यादा की याद दिला दी। उस पुश्तैनी अमानत और बुजुर्गों की तस्वीर का गिरना जैसे हम दोनों के ऊपर ठंडे पानी का घड़ा डाल गया। रणवीर सिंह झटके से पीछे हट गए। उनकी आंखों में जो भूखी और मदहोश नजर थी, वह अचानक आत्मग्लानि और भारी आंसुओं में बदल गई। उन्होंने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और जोर जोर से हांफने लगे। यह मैं क्या करने जा रहा था? अपने ही छोटे भाई की अमानत, इस घर की बहुमूल्य मर्यादा और इस पावन हवेली के संस्कारों पर ऐसा भटकाव। पूरे इलाके को कानून और न्याय सिखाने वाले सरपंच का बेटा आज खुद अपने ही परिवार की मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाया। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। जेठ साहब की आवाज में अब वासना नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई पारिवारिक लोकलाज और जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने रोते हुए कहा, तान्या बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, मेरे छोटे भाई का अटूट विश्वास हो। इस बंद कमरे के सन्नाटे और अगहन की इस कड़कड़ाती रात ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। एक जेठ का फर्ज पिता समान अपनी छोटी बहू की रक्षा करना और उसे सम्मान देना होता है, मर्यादा लांघना नहीं। मैंने भी रोते हुए तुरंत अपना पल्लू संभाला और अपनी साड़ी और शाल को ठीक किया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक पल के भटकाव ने हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कगार पर ला खड़ा किया था। जेठ जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। इस अकेलेपन और ठंडे माहौल की मार ने हमें भटका दिया था, लेकिन आज हमारे परिवार के संस्कारों और इस पुश्तैनी सम्मान ने हमें एक बहुत बड़े पाप की खाई में गिरने से बचा लिया।
बड़ों का रिश्ता और परिवार की मर्यादा इस दुनिया में सबसे पवित्र होती है और हम इस बंधन को कभी टूटने नहीं देंगे। मैंने रोते हुए उनके पैर छूकर कहा। जेठ साहब ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस रात के बाद से हमारे बीच वासना की वह दीवार हमेशा के लिए ढह गई और उसकी जगह एक सच्चे, पवित्र और मर्यादित पारिवारिक रिश्ते ने ले ली। पारिवारिक संस्कार और लोकलाज की जीत हुई। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये कहानी और इसका पारिवारिक संदेश कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।